अय्या सुक्कू सुक्कू, जय हिंद, नमस्कार। पहले 2 एपिसोड हुए हैं वो केवल और केवल आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए हुआ है कि हमारे अंदर कुछ कुछ हो रहा है। राइट, अभी तक मैंने कंटेंट को तो छुआ भी नहीं, केवल ये एहसास कराया है कि हमारे अंदर कुछ होता है, उसके कुछ शेड्स है, वो सभी सेम नहीं है, उसको इमोशंस कहते हैं, लेकिन इमोशन सही में एग्जैक्टली है क्या। तो इसी एपिसोड से हमारी रियल जर्नी शुरू होती है। उसके सिंपल चरण है, स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1, इमोशन है क्या, एग्जैक्टली वो कैसे होती है। अगर ये एक बार समझ में आए कोई चीज है क्या, तो फिर उसका प्रयोग उपयोग हो सकता है। कोई चीज समझ में ना आए और हम इसको कैसे भी इस्तेमाल करने लगे तो संभावना है दुरुपयोग हो जाए। संभावना है, मैं ये नहीं कह रहा कि दुरुपयोग ही होगा। अभी जैसे उन्नति मेरे सामने ऐसे देख रही है जैसे मैंने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो, तो क्योंकि उसको भी मालूम नहीं है ना कि अपनी इमोशन को कैसे यूज किया जाए। ये कुसुम बहन को देखिए, 360 डिग्री स्माइल, राइट। ये पूजा बा को देखिए, वो भी मुस्कुरा रही है। इनको थोड़ा पकड़ में आ गया कि भाई इसका प्रयोग करना है, ये मेरा है, वो मेरे काबू में है, वो मैं कर सकता हूं। भाई आपके चेहरे के मसल आपके काबू में है कि मेरे काबू में है। तो ये क्या है एग्जैक्टली इमोशन, उसको समझेंगे। दैट इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, उसके कंसेक्वेंसेस को समझेंगे। और स्टेप नंबर 3 हम ये चॉइस में जाएंगे कौन सी इमोशन को कैसे प्रयोग करें। तो आपके सभी के लिए एक शर्त तो पहले से ही रखी है, मुस्कुराना अनिवार्य है। ये इमोशन तो आपको कंपलसरी प्रयोग करनी ही करनी। अगर आपने वेबिनार के दौरान भी मुस्कुराना नहीं सीखा तो और क्या सीखोगे, राइट। तो मुस्कुराते रहिए। अब नए जुड़ने वालों की समस्या ये होती है कि भाई ऐसा क्या है कि मुस्कुराए। तो हे प्यारे भाइयों बहनों, बेटा बेटियों, भाभियों भतीजाओं भांजियों, कोरोना नहीं है ना। गुड न्यूज नंबर 1, ठंड लग रही है, गुड न्यूज, जिंदा हो। मुर्दों को ठंड नहीं लगती। भोजन तो किया ही होगा 8:30 बजे, कईयों को भोजन नहीं मिल रहा है। ये सब गुड न्यूज है भाई। मुस्कुराने के लिए इतनी वजह है। और सबसे बड़ी वजह जो मैं मानता हूं, मैं हूं ना, मैं हूं ना आपके साथ, राइट। अपने आप में ये मेरे लिए तृप्तिदायक भी है, और अगर आप स्वीकार करें तो आपके लिए भी। नहीं तो मेरे कहने से क्या होता है। लोग ये भी तो सोच सकते हैं, विवेक सोच सकते हैं, भाई तुम हो तो क्या हुआ, तुम तो गांधीनगर में हो, मैं तो अहमदाबाद में हूं। तो विवेक मैं बता दूं, हम लोग यहाँ बार बार ये बात कह चुके हैं कि पास पास होना ये फिजिकल है, और साथ साथ होना वो मेंटल है अथवा इमोशनल है, और ट्रू सेंस में देखें तो स्पिरिचुअल है, राइट। तो देखेंगे धीरे धीरे ये तीनों चरणों को कैसे इसको करें। तो पहले तो 2 एपिसोड हो गए। पहले एपिसोड में अर्जुन ने प्रेजेंटेशन किया था, और उस प्रेजेंटेशन को मैंने कुछ करेक्ट भी किया था। अर्च, आर यू रेडी विद द करेक्टेड पीपीटी? ओके, नो डिस्क्रिप्शन, ओनली प्रेजेंटेशन। Okay, sir. Yes. Then Mrugesh, your turn for the second episode. स्वागत है। बाकी के लोग ये ध्यान रखें, जैसे जैसे एपिसोड आगे चलते जाएंगे आपका भी टर्न आएगा। आज किसी एक को मैं सुन लूंगा। So, जैसे कि हमने वेडनेसडे के वेबिनार में जो मुझे लगा, जो मैंने सीखा अपने लिए, तो सर ने पहले सॉन्ग, एक स्टार्टिंग होती है जो वेबिनार की, वो सॉन्ग से होती है। तो उसमें सॉन्ग था, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। तो मैंने उसमें से मैंने जिंदगी के अद्भुत सौंदर्य का अनुभव किया। तो दूसरा सॉन्ग था, तोहरा मन दर्पण कहलाए। उसमें मैं हर पल अपने मन और खुद को निरंतर देख रहा हूँ। ऐसा मैंने अपने लिए सोचा और देखा कि मैं हर पल अपने आप को, खुद को और मन को देख रहा हूँ। और जो वेबिनार में से मैंने सीखा कि सब परिस्थितियों में
मैं अपने इमोशन पर अपना सटीक ध्यान रखूंगा। दूसरा, मेरे हर एक इमोशन को डिस्टिंग्विश करके अपनी प्रतिक्रिया और प्रतिभाव दूंगा या फिर नहीं दूंगा। मैंने नहीं दूंगा नहीं लिखा। और अपने इमोशन को होल्ड करके नहीं रखूंगा, अपनी चॉइस के हिसाब से उन्हें बहने दूंगा या नहीं बहने दूंगा। वेरी गुड, तो थैंक ये यू। मैंने इट इज वेरी गुड, प्रिसाइज एंड क्रिस्प। ओके, यस यहाँ जो लिखा है कि प्रतिक्रिया अथवा प्रतिभाव दूंगा अथवा नहीं दूंगा, ये चॉइस है हमारे पास। ये भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन गुस्सा करना कि नहीं करना, ये चॉइस है। और ये चॉइस का 100% एक्सरसाइज करना आ जाए, उसका नाम है अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख लिया। कंट्रोल करने का मतलब रोकना नहीं है, राइट। अभी मीनल की शादी हो गई, वो ससुराल को चली, तो मैं भी रो पड़े, क्योंकि मन के अंदर ये भाव तो आता ही है कि अब उसका ये घर परमानेंटली नहीं है। परमानेंट घर तो अब वो मुकेश का घर ही है। पहले वो जैसा मनमाना चाहती थी, अब वैसा शायद नहीं वहां कर पाएगी। और उस दिन तो मालूम भी नहीं था कि मुकेश अच्छा निकलेगा कि, अभी आज संतुष्टि है कि भाई चलो अच्छा निकल गया। तो मैं किसी की भी शादी में जाता हूं तो मैं अपनी इमोशन को बहने देता हूं। क्यों? क्योंकि एज ए इंसान हमारे अंदर ये होता है। बचपन से ये सिखाया गया लड़के रोते नहीं है, गलत सिखाया गया। क्या लड़के इंसान नहीं होते, यंत्र होते हैं? तो प्रतिक्रिया अथवा प्रतिभाव दूंगा अथवा नहीं दूंगा, बहने दूंगा अथवा नहीं बहने दूंगा, ये मेरे हाथ में है। नेक्स्ट, मुरुगेश पटेल फॉर एपिसोड 2। યસ પણ સર આપણે પ્રેઝન્ટેશન નથી બનાવ્યું પણ મારી પાસે પોઈન્ટ્સ છે. ओके, गो हेड। ओके, तो हमने सेकंड एपिसोड में ये सीखा था कि अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई पहले करना चाहिए. ओके, तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें अवेयर रहना जरूरी है और ओके, अवेयर रहना है और अपने इमोशंस को छुपाना भी नहीं है. ओके, ठीक है. और उसके लिए हम माइंडफुलनेस एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन हो गया, विपासना हो गया. तो उससे हम अपने इमोशंस को इजीली देख पाएंगे कि क्या हो रहा है. और किसी भी सिचुएशन के अंदर वी हैव टू ट्राई टू बिल्ड द पॉजिटिव इमोशंस इन एवरी सिचुएशन. हर एक सिचुएशन के अंदर एक पॉजिटिव इमोशंस बिल्ड करना चाहिए. और जैसे बहुत सारे इमोशंस होते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि एक सिचुएशन के अंदर बहुत इमोशंस होते हैं. जैसे जैन की दीक्षा विधि होती है, तो उसके अंदर काफी सारे इमोशंस होते हैं. हैप्पीनेस भी होता है, सैडनेस भी होता है, सरप्राइज भी होते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग को लव भी हो जाता है वो चीज से. तो ये चीजों में हमें आइडेंटिफाई करना है और हमें उसमें पॉजिटिव अल्टीमेट इमोशंस बिल्ड करना है. तो ये एक सेकंड एपिसोड में ये सब था. वेरी गुड। मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा या करेक्ट करना चाहूंगा। हमेशा पॉजिटिव इमोशन ही करूंगा या दूंगा या एक्सप्रेस करूंगा, ऐसा जरूरी नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता और उसके क्या कंसेक्वेंसेस अभी से बता दूं। जैसे बहुत दुख हो रहा है, पर हम इसको प्रिटेंड करें कि दुख नहीं हो रहा है, पॉजिटिव होने की चेष्टा करें और हमारे उस दुख को दबा दें, ये हमारा हिस्सा बन जाता है। ये सप्रेस इमोशंस जो है वो आगे जाके प्रॉब्लम कर सकती है। मैं तो वैसे नहीं करता, लेकिन काफी अच्छे दोस्त है मेरे, साइको काउंसलिंग साइकियाट्रिस्ट, ये लोग जो काम करते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिटेशन के प्रोग्राम के अंदर, खास करके ओशो मेडिटेशन प्रोग्राम में एक कैथारसिस नामक प्रोसेस होती है। कैथारसिस, वो कैथारसिस प्रोसेस के अंदर आप अपने सभी दबे इमोशंस बाहर निकल आते हैं, और तब तक वो इमोशन ने हमें काफी डैमेज किया होता है। दोस्तों, घरों में जिन बच्चों को बार बार डांट पड़ती है, उन बच्चे खांसी का शिकार बनते हैं। वो खांसी खाते हैं, कितनी भी मेडिसिन कर लो, क्योंकि इनको निरंतर दबाया जा रहा है, ये मत करो वो मत करो, डांटा जा रहा है। ये एक्सप्रेशन किसी दूसरे तरीके से बाहर निकलता है, राइट। अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम, ये टेक्निकल टर्म्स है,
पर एनीवे बच्चा कोशिश करता है कि मेरी ओर ध्यान दिया जाए। क्या ये केवल बच्चों में है? अरे बड़ों में भी है, कोई बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन जरा ध्यान से मैं जिन जिन का नाम लूं उसको देखेंगे। ये रजनीकांत भाई को देखिए, वो बिल्कुल क्लीन शेव है, उनको मूछ नहीं है, यानी अभी नहीं है। और मुझे देखिए, मैं आधा क्लीन शेव हूं, मेरे मूछ है। और फिर ये विवेक भट्ट को देखिए, जो अभी मैंने नाम लिया था ना, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, तो दाढ़ी भी है, चश्मा भी है। अब मुरुगेश को देखिए, बड़ा घनी दाढ़ी है। अब ये अलग अलग कुदरती स्वरूप से तो दाढ़ी निकल आती है, पर कुदरती स्वरूप से न रह करके कुछ करके उसको रखना या नहीं रखना, या स्पेसिफिक स्वरूप से रखना, राइट? ऐसा जो चॉइस में होता है कि मैं ऐसा करूं ताकि मैं डिफरेंट दिखूं। आप देखना कि अलग अलग दुनिया में, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की टोपियां होती है। लगातार कोशिश है मैं कितना ऊंचा दिखूं, तो या तो जूते की हाइट बढ़ाओ या फिर माथे की हाइट बढ़ाओ। बहनों में ये पेंसिल हिल बन के आया कि मेरी जो नॉर्मल हाइट से उससे मैं जरा ज्यादा ऊंची दिखूं। आशा करता हूं आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं और इंडिविजुअल नहीं ले रहे। हमारे देश में गुजराल हुए थे, गुजराल, आई के गुजराल, उस बकरे जैसी दाढ़ी रखते थे। इन दिनों भी ऐसे बहुत सारे मैं देखता हूं, केवल इतनी यहां दाढ़ी रखते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। हमारे कई मुस्लिम बंधु ये साफ रखते हैं, बाकी सब घना रखते हैं। दूसरों से मैं अलग हूं या दूसरे मुझे देखे, इसके ऊपर तो पूरा श्रृंगार है। अभी शादियों का मौसम आएगा, जिस दुल्हन बिना डेकोरेशन से रास्ते में मिले तो आप पहचान ना सको, वो ऐसी देखती है कि माधुरी दीक्षित को टक्कर मार दे, क्योंकि सब कुछ उपलब्ध होता है। आईब्रो, आई लैशेस, इतने थपेड़े उपलब्ध होते हैं। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया हो गई है कि आपके लिए स्पेशल कुछ बनाया जा सके। अभी मैंने 2 महीने से मुरुगेश को कहा है कि तेरे माथे पे जैसे बाल है, ऐसी मुझे एक वीग चाहिए। मैं तो नखरे करता रहता हूँ, एज ए टीचर मुझे नखरे फायदेमंद भी है। एक बार मैं टोपी पहन के आया तो और मैं पब्लिकली भी ऐसा करता हूँ। ऐसा इसीलिए नहीं करता कि मुझे अटेंशन सीख करना है, मैं इसीलिए करता हूँ कि अटेंशन तो सीख हो ही जाता है, फिर वो जो करना है मुझे वो कर देता हूँ। जो मैसेज देने हैं, कुछ कम्युनिकेशन करना है, कोई चीज के प्रति ध्यान आकर्षण करना है। तो एनीवे, मेरा मुद्दा आपको समझ में आया होगा। जब इमोशन को सप्रेस करते हैं, मुरुगेश का पॉइंट मैंने बहुत लंबा एक्सटेंशन करके समझाया। अब खुशी की बात, क्या खुशी सप्रेस करते हैं? हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं कि वो खुशी भी ठीक तरह से नहीं एक्सप्रेस करते। चलिए एक वीडियो दिखाता हूं। मदन कटारिया को। मदन जी, हमें बताइए कि ये लाफ्टर थेरेपी क्या होता है? लाफ्टर थेरेपी यानी हास्य योग, लाफ्टर योगा हम बोलते हैं, एक ऐसी पद्धति है जिसमें कोई भी आदमी बिना कारण, बिना जोक हंसी को एक एक्सरसाइज के रूप में कर सकता है। हंसी एक ऐसी चीज है जो आदमी हंसे और आपकी जो इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है, स्ट्रेस लेवल इतने नीचे हो जाते हैं कि आप जल्दी से बीमारी नहीं पड़ोगे। और अगर कोई बीमारी है, क्रॉनिक बीमारी भी है, तो आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। ये हमने रिसर्च किया है। तो अभी आप हमें हंसाएंगे? बिल्कुल हंसाएंगे। हाँ? चलिए चलिए। क्योंकि बिना कारण हंसना बहुत मुश्किल है, इसके लिए हमने धीरे धीरे इसको स्टेप्स बनाए हैं। सो पहला है क्लैपिंग। आप हाथ पूरे फैला करके, जो ऐसे इस तरह से की जाती है, जोर जोर से करिए। इस तरह से ताली मारने से हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट स्टिमुलेट होते हैं, उससे एनर्जी बढ़ती है। दूसरा स्टेप है इसमें ब्रीदिंग। हाथ आगे निकालिए। अच्छा, लंबा श्वास लीजिए, होल्ड कीजिए। अभी पहले नकली हंसेंगे
और वो असली हंसी में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है जब हम मिलके हंसते हैं। रेडी? हाँ। 1 2 3 गो। चलिए, एक एक्सरसाइज है, इसको बोलते हैं लस्सी लाफ्टर, क्योंकि मैं पंजाब से हूं। तो पंजाब की लस्सी 2 गिलास पकड़ेंगे और 2 बार मिक्स करेंगे। ओके, इसको कहते हैं क्रेडिट कार्ड बिल लाफ्टर। तो आप एक हाथ उठाइए ऐसा, और ऐसा समझिए आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया, उसको देख के हंसेंगे। रेडी? एक दूसरे को दिखाना। चलिए, अभी अगली हंसी है जस्ट लाफ। मैं क्यों हंस रहा हूं मुझे नहीं मालूम, मैं क्यों हंस रहा हूं। ओके, 1 2 3 चलिए, अभी झगड़ा भी करेंगे तो हंसते हुए करेंगे। रेडी? हाँ, चलो 1 2 3 गो। अब केवल मुझे हाथ उठा के कहिए, कितने लोग इस हंसने वाली हर एक एक्टिविटी के साथ खुद हंस सके, जो हंस सके और खुले हंस सके, पूरा पूर्वहार में हंस सके। देखिए, आप हाथ उठाओगे, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि आप सही में हाथ उठा रहे हो, सच्चा हाथ उठा रहे हो। अगर नहीं हंसे तो मैं जो पॉइंट कहना चाहता था वो पॉइंट यही है कि लोग अपनी हंसी को भी सप्रेस करते हैं, और इसकी वजह स्कूल है। स्कूल में बच्चे बेवजह हंसते हैं तो टीचर कहते हैं क्यों ही करे, क्या ही करता है, टीचर डांट देते हैं। राइट? अभी देखो, बहुत सारे लोग मेरे साथ एग्री हो रहे हैं। तो फिर बच्चे अपनी इमोशन को सप्रेस करना सीखते हैं, तो हंसी को भी सप्रेस करते हैं। बार बार हंसी सप्रेस करने से मेरा मूड ही ऐसा बन जाता है। कई बार के लोगों के चेहरे इतने केस्टर ऑयल फेस, जैसे केस्टर ऑयल की एजेंसी ले रखी हो, उखड़ी सूरत। ये लोग हंसते ही नहीं है, बिल्कुल मशीन की तरह होते हैं। तो दोनों तरफा सप्रेशन ठीक नहीं है। तो मैंने मृगेश के पॉइंट को काफी एक्सटेंड किया। अब हम चलते हैं इमोशन की जर्नी के लिए। तो दोस्तों, पहले तो जो एपिसोड फर्स्ट हुआ था, मैंने थोड़ा पीपीटी दिखाया था, आज मैं उसको रिपीट कर देता हूं और हम फिर आगे चलेंगे। आप लोग चाहो तो जब मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूं उस समय आप अपनी स्क्रीन पर पूरा प्रेजेंटेशन रख सकते हो बाय पिनिंग। तो इमोशन है क्या? ट्रिगर फॉर एक्शन है। मैंने यहां से आपको दिखाया था, इस चित्र को देख के आपको क्या हो रहा है। ये दोनों में डिग्री डिफरेंस है। मैंने एक्सरसाइज करवाई थी, तो कॉमन क्या है, ये सब ब्लेंड भी है और साथ साथ में स्पीड भी है। इमोशन के टुकड़े कर दिए मैंने। ई मोशन जैसे इलेक्ट्रॉनिक मोशन होती है, ऐसा ट्रिगर होने के साथ फटाक से वो बाहर निकल आता है। ये चित्र को देख के ही मैंने कुछ एक लोगों को उन दिन पूछा था, जुगुप्सा, अनइजीनेस, डिस्कम्फर्ट, या फिर इट्स ओके, और फिर एनालिसिस, लॉजिक, कि ये तो क्राफ्टेड है। इस चित्र को देखिए, जहां पर व्यक्ति बैठा है वहां से सीधी नीचे 2000 फीट का ड्रॉप है, और ये बिना कुछ गियर लगाए बैठा है। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आप वहां बैठे हो। अगर ऐसे सोचने भर से कुछ कुछ अपने अंदर होने लगता है तो आइडिया आएगा कि ट्रिगर कैसे काम करता है। तो दोस्तों, इमोशन का कंसेक्वेंसेस क्या है, पहले इसको देखते हैं, दूसरे चरण को, ताकि हम गंभीरता से इमोशन को समझ सके। इमोशन अपने शरीर पर प्रभाव डालता है। मैंने जब स्ट्रेस मैनेजमेंट का वेबिनार किया था तब आपको ये समझाया था। तो देखिए, फेस के ऊपर जैसे गुस्सा आना तो चेहरा लाल गुम हो जाता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, सांसें यानी हमारे
जो नॉस्ट्रिल से वो फूल जाते हैं, तो फेस के ऊपर पूरा इम्पैक्ट है। खुशी के मारे भी होते हैं। फिर लिम्स, हाथ और पांव का कम कपाना, मूवमेंट होना, हमारी पूरी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम भी इम्पैक्ट होती है, यानी सर्कुलेशन फास्ट हो जाना। ये ब्लड प्रेशर अप, ब्लड प्रेशर डाउन कहते हैं ना, इनका भी इमोशन के साथ कनेक्शन है। हमारी पूरी रेस्पिरेशन सिस्टम, श्वसन तंत्र, गुस्से वाले को याद करेंगे वो बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा, देख लूंगा मैं तेरे को। तो रेस्पिरेशन सिस्टम में भी इम्पैक्ट है। और जब रेस्पिरेशन सिस्टम हाई लेवल पर जाती है, डाइजेशन सिस्टम इम्पैक्ट होती है, इम्पेयर होती है, डाइजेशन पुअर होता है। इसीलिए कहते हैं कि बुरे समाचार देने से पहले व्यक्ति को खाना खिला दो और थोड़े 2-3 घंटे के बाद समाचार दो, ताकि उसकी एनर्जी का लेवल बन जाए, इसको पचा पाए और फिर इसको झेल सके। दूसरी बात, कई बार गंभीर समाचार, नेगेटिव समाचार, डेथ के समाचार धीरे धीरे दिए जाते हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में हाइपर एसिडिटी, अल्सर हो जाना, वॉमिट हो जाना, ये सब होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेरी हैवी स्ट्रेस, कॉर्पोरेट में ये देखा गया है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत हद तक इम्पैक्ट हो जाती है, इंपॉर्टेंस जैसी स्थिति आ जाती है। तो इसका ये इम्पैक्ट है। अब 2 मेजर टाइप के इमोशन के वर्ग को देख ले तो आपको इमोशन समझ में आएगा। ये 2 वर्ग को समझाने के लिए मैं यहाँ प्रेजेंटेशन बंद करता हूँ और सबसे पहले आपको ले चलता हूँ जंगल में। मैंने वेबिनार का जो स्पेशल ग्रुप बना है, जिसमें विवेक तो आज जुड़ा, उस ग्रुप में मैंने सुबह में मैं जो चलने जाता हूं तो एक खटिया पर 2 कुत्ते बैठे हुए चित्र को रखा था और फिर लिखा था कि इनको मजा आ रहा होगा, क्या ये मजा इंसान को आ रहा है वैसा है कि नहीं। ऐसा मैंने एक्सरसाइज दिया था, आपको याद है? पलक कैसे हाँ कह सकती है, वो तो आज जुड़ी। तो ये जो चित्र है, उसके पीछे मेरा इंटेंशन ये था कि प्राणियों में और हम में डिफरेंस क्या है। तो प्राणियों का जो भी इमोशन है वो केवल और केवल 4 प्रवृत्ति तक सीमित है: आहार, निंद्रा, भय, मैथुन। आहार यानी खाना, निंद्रा यानी रिजुवेनेशन, आराम करना, भय अपना शरीर खत्म ना हो जाए, मर ना जाए, इसके लिए भागदौड़ी करना, एंड मैथुन यानी रिप्रोडक्शन करना, बच्चों को पैदा करना। ये 4 प्रवृत्ति प्राणियों में है और चारों के आसपास ही इमोशन है। पकड़ में आ रहा है? तो कुत्ते तो गो खटिया पर बैठ के धूप में मजा ले रहे, उनका तो पूर्ण तृप्ति है, पर इंसान तो एयर कंडीशन में 24 डिग्री में बैठे बैठे भी डिस्टर्ब है। फिजिकली तो कंफर्टेबल एनवायरमेंट है, अभी अभी रसगुल्ला खाया, पर मन में टेंशन है, मार्केट टूट गया, शेयर के प्राइस नीचे आ गए, अब क्या करेंगे। यहाँ बेटी की सगाई तो तय की है, लेकिन उस दिन ससुर तो बड़े कठोर लग रहे थे, क्या होगा मेरी बेटी का। कंप्लीट एसी में बैठे हैं। कितनों को मेरी बात समझ में आती है? अच्छी बात है। कईयों को समझ में नहीं आती, इसलिए हाथ ऊपर नहीं करते। जिनको समझ में आती है वो हाथ ऊपर करे कि प्राणियों की इमोशन और हमारी इमोशन अलग है। कुछ कॉमन है, लेकिन कैटेगरिकली हम अलग है, प्राणी नहीं है। હવે થોડું તો ગુજરાતીમાં બોલવું પડે। આ ભાવલો એની મમ્મી સાથે ઝઘડો કરે કે દાળમાં મીઠું બહુ પડી ગયું છે અને એમાં રાડારાડ કરી દે, તો એની ઇમોશન કયા લેવલની થઈ? अगर भावेश दाल में नमक ज्यादा है उस स्थिति पर झगड़ा करे तो उसकी इमोशन का लेवल कौन सा हो गया? भाई कौन जवाब देगा? भावेश जवाब दो। वो हमारे लेवल का होगा, प्राणियों का लेवल का नहीं होगा। वो तो तुम्हारा पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन अभी मैंने एग्जाम्पल जो दिया वो एग्जाम्पल तो प्राणियों का लेवल हो गया ना।
हाँ, ठीक अब है, हो गया प्राणियों का। एक एक एपिसोड में आपकी वाट लगने वाली है। हाँ, आज का होमवर्क, ये 4 क्षेत्र में तुम्हारे जितने भी इमोशन आ रहे हैं, उस क्षेत्र में अपने आप को कहो, मैं कुत्ता नहीं हूं, मैं भालू नहीं हूं, मैं बंदर नहीं हूं। याद करो और कहो ये मैं नहीं हूं। तो कम से कम एक इमोशन को कंट्रोल करते करते 4 प्रकार की 40 इमोशन को कंट्रोल कर पाओगे। अच्छा, कोई कहे कि कोई पसंद वाली चीज भोजन में ना आए तो क्या करें? तो कहो कि मैं कुत्ता नहीं हूं, ये मामला कुल मिला के 10 मिनट का है, अभी खा लेता हूं। खाते समय मैं जीभ नहीं हूं, और पसंद की चीज आ जाए तो मैं केवल जीभ हूं। चॉइस अपनी भाई। मैं तो अपनी इमोशन की बात करता हूं। मैं परीक्षा के अगर खाना खाने जाऊंगा और मैं कहूंगा कि यही खाऊंगा, इस समय मैं ये संपूर्ण अपने घर पे छोड़ के आऊंगा कि मैं मैनेजमेंट टीचर हूं और मैंने कभी कोपिंग विथ इमोशन का सीरीज चलाया था। ऐसा सब साइड में रख के मैं केवल जीभ बन के उस भोजन का बराबर आनंद लूंगा। मैं कोई दम्भ नहीं कर रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूँ, राइट? क्योंकि उस समय उस भोजन का आनंद करने के लिए ही गए। इसको दूसरे एंगल से टेक्निकली देखें तो अपने इमोशन को फ्लो करने देना। पर उस समय अगर बीच में भोजन में से कंकर निकल आए और फिर मैं नाचूं कि क्या बात है, रॉक क्लाइंबिंग करते करते तो कंकर मिलते थे, क्या परीक्षा, क्या तेरा घर, क्या तेरी रसोई, तेरे तो भोजन में से भी मुझे रॉक मिलते हैं, क्या तेरा ट्रीटमेंट है, तब जाके मेरी इमोशन इंसान की इमोशन है। पर अगर उस समय मेरा मूड खराब हो जाए कि परीक्षा ने बुलाया और किस ठीक तरह से भोजन साफ नहीं किया, तब तो मेरी इमोशन भी कुत्ते की इमोशन है। समझ में आ रहा है तो हाथ ऊपर करो। तो ये सब ट्रिगर होता है ऐसे, केवल हमें ध्यान रखना है। और फिर क्या अपने प्राणी जैसी इमोशन का प्रयोग नहीं करना है? बिल्कुल करना है। बिल्कुल ध्यान रहे वो जीवन के कल्याण के लिए हो, हमारे आसपास के लोगों की भलाई के लिए हो, ये तो बिल्कुल प्रयोग करना है। मैं पुराना उदाहरण फिर से कहता हूं, रेलवे स्टेशन पर मैं पुलिस ऑफिसर बन जाता हूं और गांधीनगर में कोई पेड़ को काट रहा है तो मैं फॉरेस्ट ऑफिसर बन जाता हूं, और मैं अपनी इमोशन का बिल्कुल बाकायदा प्रयोग करता हूं। मैं जब एक्सप्रेस करूंगा तो लगेगा ही नहीं कि मैं पुलिस ऑफिसर नहीं हूं, मैं बिल्कुल ऐसे ही बात करता हूं। तो पकड़ में ये आ गया कि सामने वाला अभी समझ की भाषा सुनने के लिए तैयार नहीं है, राइट? ट्रेन आई है और डिब्बे में लोग घुस रहे, एक साथ 4 घुस रहे, और सामने से उतरने वाले बेचारे परेशान हो रहे। उस समय आप ये कहो, हे प्रिय अमीषा, तुम जरा साइड में रहो ताकि उतरने वाले उतर सके, तब तो और भीड़ बढ़ेगी। उस समय ये कहना पड़े, आवाज करना पड़े, चिल्लाना पड़े, आंख को गोल गोल करना पड़े, और मन में उस समय शांति बनी रहे। जिनके सामने ये प्रयोग हो रहा है उसके प्रति तिरस्कार ना हो, घृणा ना हो, ये है होश में आना। तो जहां जैसी जरूरत वैसे इमोशन का प्रयोग कर सकते हैं। उस समय प्राणियों वाली इमोशन भी भले रही, हम प्राणी नहीं हैं। चॉइस से एक्सरसाइज करें तो, नहीं तो दाल में नमक है इसके ऊपर झगड़ा किया, तब जाके हम प्राणी ही है। समझ में आ रहा है? जीभ है तो टेस्ट तो आएगा, नमक ज्यादा है तो लगेगा, उस समय चॉइस है। चलिए अब प्राणी के अंदर चलते हैं। प्राणियों की उत्क्रांति के दौरान सबसे पहला ब्रेन कहते हैं रेप्टिलियन ब्रेन, सरीसृप प्राणी जो पेट को घसीट घसीट के चलते हैं, वो सभी रेप्टाइल्स कहते हैं, जैसे सांप, राइट, बिच्छू, कछुआ। तो बहुत सारी चीजें ऐसे, लिजर्ड है मोर वैरायटी के, ये पेट को जमीन के साथ घसीट के चलते हैं, ये रेप्टिलियन ब्रेन है। फिर और ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ तो मैमेलियन ब्रेन, राइट? तो ऐसे मैमेलियन सस्तन प्राणियों का शरीर, नियोकॉर्टेक्स, एक इंसान का भी निएंडरथल से लेकर के अभी तक होमोसेपियंस तक जो विकास हुआ है, वो ब्रेन के विकास के चलते
ये सब फर्क पड़ा है कि सामने जो स्थितियां, परिस्थितियां इंसान आते हैं उसको रिस्पॉन्ड कैसे करें। तो जब ये ब्रेन डेवलप हुए तो क्या रेप्टिलियन ब्रेन खत्म हो गया ना? वो भी है। अब गूगल करके ब्रेन का जरा चित्र देखिए, वहां आपको तीनों तीन देखने को मिलेंगे, तीनों है। तो रेप्टिलियन ब्रेन भी है, तो वो भी अपना काम करता है। तो दोस्तों पूरी टेक्निकलिटी में न जाए, तो वो हमारा प्राणी वाला हिस्सा अपने अंदर है और इंसान वाला हिस्सा भी अपने अंदर ही है। तो प्राणी वाला हिस्से से केवल दो ही रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स नंबर 1, या तो फाइट करो या तो फ्लाइट करो, उड़ के चले जाओ। तो जब हिरन और बाघ सामने आते हैं एक दूसरे के, अगर बाघ को भूख लगी है तो वो फाइट करके यानी उसको मार गिराने की चेष्टा करेगा, और हिरन उस स्थिति में फ्लाइट करने की चेष्टा करेगा, भाग जाएगा। दोनों को अपने शरीर को बचाना है। ये आहार में से भी आया, भय में से भी आया। ऐसे इमोशन के आने से शरीर में पूरी की पूरी लिम्बिक सिस्टम हाई लेवल पर काम करती है। थोड़े समय के लिए डाइजेशन पार्क में चला जाता है, सभी ब्लड सर्कुलेशन लिम्स में ज्यादा आते हैं। हिरन को जोरों से भागना है, बाघ को भी उसके पीछे जोरों से भागना है। तो वहाँ बहुत जल्दी ग्लूकोज का दहन होना चाहिए, एनर्जी चाहिए, इसके लिए सर्कुलेशन फास्ट, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो रेस्पिरेशन फास्ट। ये सब मैं आपको कोपिंग विद स्ट्रेस में समझा चुका हूँ। चलिए तो आगे चलते हैं। प्राणियों में फाइट और फ्लाइट है, बस यही इंसान के अंदर भी होने से अब उसका नया स्वरूप आता है। एक तो है अप्रोच और दूसरा है अवॉइड। एक तो सामने से मिलना, मिलने जाना, पाने की चेष्टा करना, या दूर रहना। चलिए मैं आपके सामने पीपीटी रखता हूँ, देखिए। अब फ्लाइट और फ्लाइट ऊपर मैंने रखा है, इसके साथ अब इंसान के इमोशन को देखें। आइदर यू अप्रोच और यू अवॉइड। जैसे मैरिज की पार्टी है, आप देखो कि कुछ एक लोग सामने से मिलके एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई मैं सुरेश पटेल हूँ, गांधीनगर से हूँ, आप कहाँ से है। ये लोग ट्रेन में को पैसेंजर के साथ भी बात करते हैं, ये अप्रोच है। देखिए मेजर है, हाँ बड़ा मेजर दिखा रहा हूँ अभी। फिर दूसरा है अवॉइड, दूर रहना, बातें नहीं करना, उसके पास नहीं जाना। यहां तक कि सामने से वो आ रहा है तो रोड बदल देना। और इसमें गहराई से देखें तो यू वांट सम फेवरेबल पर्सन, सिचुएशन, थिंग्स, और यू डोंट वांट दोज थिंग्स। अगर इसमें और चिपका आ जाए, वांट मोर, और चाहिए और चाहिए, ये है राग। संस्कृत में राग बोलते हैं। और नहीं चाहिए, उससे दूर भागना, उसको कहते हैं द्वेष। तो दो ही प्रमुख संवेदना है। आप में से जितने भी लोग विपश्यना में गए होंगे उन्होंने ये दो शब्दों के लिए और साथ साथ संवेदना शब्दों को बार बार सुना होगा। तो मैं अब संवेदना यानी कि इमोशन को व्याख्यायित करता हूं, उसको सटीक ध्यान से सुने। ऐसी व्याख्या नॉर्मल इमोशन के लिटरेचर में नहीं होती। ये आई है व्याख्या जीवन विद्या से। संवेदना संपूर्णता के अर्थ में वेदना। ये मृगेश शांति से बैठा है, अब पीछे से मैं जाके पीन मारूं ना तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो एक झटके से सोफा में से कूदेगा बाहर, क्योंकि इसके शरीर को बनाए रखने के लिए कुदरत ने व्यवस्था की है। राइट, इमीडिएटली रिफ्लेक्स एक्शन, इमीडिएटली स्पाइनल कोड में ये व्यवस्था है, सोचने की आवश्यकता नहीं। समझ में आ रहा है? एक झटके से रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि शरीर की संपूर्णता बनाने के लिए, बनाए रहने के लिए ये वेदना का होना जरूरी है। अब वेदना शब्द कहां से आया? वेद धातु पर से शब्द बना वेद, वेदना। वेद यानी जानना, इससे और शब्द बना विद्या। तो कुछ जानने की व्यवस्था। अरे तुषार कितना ग्रेट परमात्मा, कुदरत, भगवान की मेहरबानी। हमारे शरीर में 5 प्रकार के संवेदना के तंत्र
आंखों से कुछ एक चीजों को जाने, कुछ एक चीजों को कानों से जाने, कुछ एक चीजों को टच करके जाने, कुछ एक चीजों को स्वाद करके जाने, कुछ एक चीजों को सूंघ करके जाने। ये सब हमारे अंदर व्यवस्था है। कैन यू फील ग्रेटिट्यूड फॉर द गॉड और ऑलमाइटी या नेचर, कुदरत, एग्जिस्टेंस? तो ये पांचों जो हमारे अंदर तंत्र है, ये हमारी ये शरीर की संपूर्णता को बनाए रखने के अर्थ में है। अगर आप चल रहे हो और नीचे कांटा लगे और आपको जरा भी वेदना ना हो तो क्या होगा? लेप्रेसी के पेशेंट के अंगूठे उंगलियां नहीं रोते। आप ध्यान से देखना, क्योंकि उनकी वहां से संवेदना चली गई, तो कहीं पर भी वो चबा डालते। कहीं दरवाजा बंद करते समय उंगली बीच में आ जाएगी, गिर भी जाएगी, उनको मालूम भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां कोई पेन नहीं हो रहा है। तो शरीर की संपूर्णता को बनाए रखने के अर्थ में ये संवेदना के तंत्र है। अब जरा बड़ी छलांग लगाते हैं। ये पूरा अस्तित्व जो है, उसकी जो अद्भुत व्यवस्था है, उसको बनाए रखने के अर्थ में हमारे अंदर संवेदना है एज ए इंसान। ये प्राणियों में नहीं है भाई। एक छोटा सा पौधा है, कुत्ता तो चल के जाएगा उसके ऊपर से, उसको कुचल भी दे देगा, इंटेंशनली नहीं, चलते हुए। पर इंसान के पास चॉइस है कि वो पौधे के आसपास पूरा क्यारी बनाए, फेंस बनाए, रेगुलरली पानी दे और उसको बड़ा पेड़ कर दे। इंसान अपने फ्यूचर को बोता है। दोस्तों, मैं अपने सेक्टर में सुबह में चलने जाता हूं तो एक वट वृक्ष के पास से गुजरता हूं, जो मैंने 1987 में मेरी बेटी के बर्थडे के समय लगाया था। आज इतने साल हो गए, वट वृक्ष तो बहुत बड़ा बन गया है, बहुत सारे पंछी, बहुत सारे उसके ब्रांचीज, इतना बड़ा। तो इतनी तृप्ति का एहसास होता है, खुशी होती है कि उस समय ये किया। ये केवल इंसान में संभावना है। तो इंसान उस समय अपनी संवेदना का माध्यम से फ्यूचर की संवेदना भी क्रिएट कर लेता है। ये समझ में आ रहा है? मैंने जिस दिन पेड़ लगाया उस दिन तो सेलिब्रेशन था ही, बेटी के हाथ से पेड़ लगा, वो तो खुशी का माहौल था ही। मेहमान आते तो दिखाते, देखो ये पेड़ लगाया, वो तो था ही। और बच्चों को प्रेरित किया, मैंने 78 वट वृक्ष लगाए थे, तो वो तो खुशी थी ही। अब इसको बढ़ता देखता गया, बढ़ता देखता गया, जैसे वो बढ़ गया, बच गया। 78 में से केवल एक बचा, बाकी बारी बारी कहीं कुछ लग गया, कहीं कोई निकाल गया, एक बच गया। पर एक हजारा जैसा हो गया, क्योंकि इतना विशाल हुआ है। मैं कल ग्रुप में पिक्चर रख दूंगा ताकि आपको ये एहसास हो, आपको भी वो खुशी मिले। तो देखिए, एक्सटेंशन हो गया। उस दिन तो मैं खुश हुआ, इतने सालों देखते खुश हुआ, अभी उसके ऊपर पंछी को देखते खुश हो रहा हूं, और आपको भी खुश कर सकूंगा। क्या ये प्राणी में संभावना है? प्राणी में बिल्कुल संभावना नहीं है। चलिए मैं मेरा प्रिय गाना गा के सुनाता हूं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द हो सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, यहां ऐसा नहीं कहा रिश्ता पूछ से पूछ के एक सरीखे का, रिश्ता थोबड़े से थोबड़े का एक सरीखेपन का, ऐसा नहीं कहा। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। ऐसे जिए कि हम में से प्यार प्रवाहित हो जाए। प्यार के लिए दूसरा शब्द प्रयोग है अनन्य। जब कोई हमें पराया ना लगे, उस स्थिति पर पहुंच जाए, तब कह सकेंगे कि हाँ, मैं प्यार में हूं, या प्यार मुझ में है, या मैं प्यार हूं। तब तक प्यार में पहुंचने की चेष्टा करनी है।
लगभग दायरा लाइकिंग का रहता है, और लाइकिंग करते 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 वो दायरा जब बड़ा हो जाए, सब कुछ लाइक में अंदर आ जाए, तब है प्यार। भाई बारिश को देख के तो मजा आता है, पर कीचड़ देख के भी मजा आए। और बारिश में निकले है छाता लेके, लेकिन बगल में से कोई स्कूटर वाला निकले, कीचड़ में से स्कूटर जाए और आपके पूरे कपड़े खराब हो जाए, और उस समय भी आपको उस बंदे के प्रति कोई घृणा ना हो, द्वेष ना हो, गुस्सा ना आए, तब समझना है कि हाँ, अब आपको प्यार का स्पर्श हुआ। केवल इंसान में संभव है, प्राणियों में संभव नहीं है। ગુજરાતીમાં જ કહેવું પડે, અત્યાર સુધી એવું જોવા નથી મળ્યું કે ભેંસ ગઈ પાડા માટે ભારો ભરતી आई। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि भैंस जंगल में गई, खाना खाने के बाद एक भारी लेके आई बच्चे के लिए, तो खा लेगी, अपना पूरा कार्यक्रम हो गया। हाँ, बच्चे छोटे तो अपना दूध पिला देगी, मैमल है। पर इंसान, अरे मैं हरीश भाई के घर खाना खाने जाऊं तो एक तो मेरे मुंह में देंगे, क्या मैं नहीं खाना खा सकता? मेरी माँ बूढ़ी होने के बावजूद भी कभी मेरे मुंह में खाना खिलाती थी। अभी अभी मेरे पिताजी ने एक बार मेरे मुंह में कुछ खाना खिलाया। अभी मैं इतना उम्र में हो गया हूं, मुझे खिलाने की टेक्निकली आवश्यकता नहीं है। शादियों में तो ऐसा होता है ना, गुजराती में सौराष्ट्र में फासरो देवानी प्रथा है। जमवानुं बधुं पती जाए ने पछी छेल्ले हरेशभाई निकळे, सामे धृतिने परણવા आवेली जान बैठी होय, केवायसी शुरू करे, सौथी पहेला एना मोढामां एक बटको, अरे एम हाले ज नहीं ने, लेवुं ज पड़े। पछी वेवाण पासे जयश्रीबेन पहोंची जाए, पेला टाइट खाधुं होय तो एक तो आपको ज पड़े। तो चलिए, मैंने क्या कहा, इंसान एक लेवल पर इमोशन को अभी प्रेजेंट मोमेंट में एंजॉय करता है या दर्द महसूस करता है, नंबर 1, ये दूसरे तक पहुंचाता है, नंबर 2, और फ्यूचर के लिए भी एस्टैब्लिश कर देता है, नंबर 3। नितिन ने मेरा माणिक चौक के अंदर अपमान किया। कौन से दिन अपमान किया? 15 फरवरी, मेरे जन्मदिन के दिन उसने मेरा अपमान किया। आज क्या है भाई? आज तो 21 दिसंबर है, पर उसका आज क्या? नहीं नहीं, मैं देख लूंगा इसको, आने दो सामने। तो 15 फरवरी से 21 दिसंबर तक ये बोझ ढोया। कितनों को समझ में आ रहा है? इमोशन क्या चीज है मैं समझा रहा हूं। इमोशन केवल एक फ्लो नहीं है, इमोशन हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ी इम्पैक्ट है। मैं तो यहां तक कहूंगा, कोई एक इमोशन ठीक तरह से संभाली ना जाए तो पूरी जिंदगी की पथारी फेरव डालती है। अब इसका पथारी फेरवने का क्या करूं हिंदी? लगभग लोग हिंदी भाषी भी ये समझ गए होंगे। लोगों की जिंदगी में सुइसाइड क्यों होता है भाई? इमोशन एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गई, अपनी जिंदगी को निपटा देते हैं। जिसकी इमोशन एक दूसरे छोर पर पहुंच गई, वो दूसरे की जिंदगी को निपटा देते हैं। सुइसाइड एक एक्सट्रीम है, किलिंग दूसरा एक्सट्रीम है। तुषार, नेक्स्ट टाइम इस एपिसोड का पूरा सार तू पेश करेगा। इट्स योर होमवर्क, काइंडली मेक ए नोट। आप समझ रहे हो मैं कह रहा हूं? गुस्से में व्यक्ति छुरी डाल देता है दूसरे के, तो जिंदगी डिस्टर्ब हो गई कि नहीं? एक व्यक्ति की तो जिंदगी समाप्त हो गई, वो जेल में जाएगा, पूरा परिवार परेशान। सोसाइटी में उसके बहुत सारे इंपैक्ट। उसके परिवार की तो ऐसी वाट लगती है कि इसका बाप खूनी है। वो बच्चों को स्कूल में इरिटेशन, बड़े होने के बावजूद भी टाबू, शादियों में भी प्रॉब्लम। कहां तक ये सब फैलता है? इमोशन इज जस्ट नॉट एन इम्पल्स, इट इज नॉट जस्ट अ वेरी लिटल, इट इज इम्पैक्टिंग इन अ बिग स्पेक्ट्रम। तो अभी मृगेश को मैं फिर से याद करूंगा, वो जब कहते हैं तो इस भाव से अगर देखे कि पॉजिटिव को बहाना है, तो ये देखना होगा कि मेरी इस इमोशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है।
अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है तो बिल्कुल वैसे ही बहाना है। वो बहाव में शायद रोना भी हो, और वो पॉजिटिव इम्पैक्ट का रोना है। आप कहोगे रोना भी हो सकता है, तो दोस्तों आज मैं शेयर करता हूँ कि कैसे रो करके आप दूसरों की जिंदगी में कर सकते हो। ये मेरी जिंदगी का दर्द है, बताते समय शायद रो पड़ो तो माफ कर देना। मेरा अजीत दोस्त प्रकाश का डेथ हो गया। उसका बेटा हार्दिक के शरीर में डिफरेंट जगह पे इरिटेशन शुरू हो गया, इतनी खुजली कि कोई मेडिसिन से बंद ना हो। मैंने अहमदाबाद के डॉक्टर विनोद गोयल साइकियाट्रिस्ट का कांटेक्ट किया कि सर ऐसा हुआ है, क्या करूं। वेलकम मनोज भाई, मैं क्या करूं। बोले कि ये हार्दिक के साथ संभावना ये है कि पिता का डेथ हुआ है तो सभी ने कहा होगा कि अब तू बेटा है, घर का ध्यान तुम्हें रखने की जिम्मेदारी आई है, तू बहादुर बन जा, रोना नहीं। ऐसा हुआ होगा। मैंने कहा बिल्कुल, सब लोग यही कहते। दोस्तों सब ध्यान से सुना, ऐसा ही कहते, रोना नहीं रोना नहीं। उसने अपने रोने को दबाया है, और यही सप्रेस इमोशन शरीर पर डिफरेंट तरीके से बाहर आ रही है। इसको रुलाओ, भरपूर रुलाओ। मैंने कहा कैसे रुलाओ। अरे भाई तुम्हारा अजीज दोस्त था ना, तुम जा करके अपने दोस्त की प्रशंसा करो। मैंने घर में अपनी पत्नी को, बच्चों को कहा कि हम प्रकाश के घर जाएंगे, हम में से कोई नहीं बोलेगा हार्दिक को कि मत रो। मैंने हार्दिक की मम्मी को यानी मेरी भाभी को, प्रकाश की वाइफ को फोन करके पहले से बता दिया कि भाभी हम आएंगे, आज प्रकाश को याद करेंगे, हार्दिक रोएगा, एक भी बार मत बोलना कि रोना नहीं, उसको रोने देना। और दोस्तों प्रकाश की बात करते करते मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे सब रो रहे थे, और हार्दिक ने रोना शुरू कर दिया। फिर इतना फूट फूट के रोया, उस दिन से समस्या गायब। और भावेश, प्रकाश डीसा से है, शायद तुम्हारे पिताजी, प्रकाश के पिताजी के दोस्त रहे होंगे, अनावाड़िया साहब, स्कूल टीचर, उनके पिता है, प्रकाश के भी पिता। एनीवे, तो आपको समझ में आया। आई थिंक योगेश यू मस्ट बी वेरी हैप्पी टू नो दिस, कि कैसे इस इमोशन को बहते हुए भी हम पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि दिखने में तो ऐसा है कि तो रो रहा है। समेटता हूं, दो मेजर प्रकार, फाइट अथवा फ्लाइट, अप्रोच अथवा अवॉइड, राइट। पाने की चेष्टा अथवा दूर भागने की चेष्टा, ज्यादा बढ़ जाए तो राग और द्वेष, ये दो मेजर पिक्चर। फिर शेड देखने जाए तो इतने शेड दिखाता हूं, कितने शेड। इसको डिटेल में हम शायद ही काम कर पाएंगे, लेकिन मैं ये पिक्चर ग्रुप के अंदर रख दूंगा। ध्यान से देखिए, आप देखेंगे लव, फियर, एंगर, सैडनेस, हैप्पीनेस, सरप्राइज, डिस्गस्ट, यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ 7 सेक्शंस किए हैं, और हर एक सेक्शन के अंदर भी फिर सब सेक्शंस है। और इसको और एलाबरेट करें इतने, और ये भी मैं कहता हूं कि ये कोई फाइनल लिस्ट नहीं है। चलो केवल इसको देखते हैं पहले। तो यहां 3 इमोशन पर आप ध्यान दें, लव, सरप्राइज और हैप्पीनेस। तो लव आप चाहते हैं, सरप्राइज देना भी चाहते हैं, सरप्राइज से खुश होते हैं, हैप्पीनेस तो हैप्पीनेस है ही। तो ये 3 अप्रोच काइंड ऑफ है। और डिस्गस्ट, फियर, एंगर, सैडनेस, ये नहीं चाहते आप, ये दूर से दूर भागने की चेष्टा की बात, तो ये अवॉइडेंस टाइप की इमोशन के अंदर आएगा। अब केवल हैप्पीनेस को देखें, देखिए हैप्पीनेस के साथ जुड़ी उसकी सब इमोशन, बीइंग कॉन्फिडेंट, ग्रेटफुल, कृतज्ञ, पीसफुल, शांत, एक्साइटेड, उत्तेजित, प्लेफुल, खेलता हुआ, कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी या विश्वासी स्वयं के प्रति। तो ये शेड हो गए। अभी यहां चलते हैं हैप्पीनेस में। प्लेफुल के अंदर अराउज एंड चीकी, कंटेंट, संतुष्ट है, फ्री एंड जॉयफुल, किसी चीज में इंटरेस्ट है। अब देखिए लगता है कि इंटरेस्ट, पर क्यूरियोसिटी एंड इंक्विजिटिवनेस दोनों अलग अलग है।
क्यूरियस जो व्यक्ति है जानने की चेष्टा रखता है, इंक्विजिटिव जानने के साथ साथ पूछता रहता है। ऐसे ही प्राउड तो सक्सेसफुल एंड कॉन्फिडेंट, स्वीकृति का भाव, एक्सेप्टेड, रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड। तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेड्स है। और पहले दिन जब कहा था कि अपने डिफरेंट शेड को देखे, तब किसी ने ये मुझे मैसेज में लिखा था कि ये शेड डिस्टिंग्विश में समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, क्योंकि हमें ऐसी शिक्षा ही कहाँ मिली, राइट? स्कूल में ये सिखाया, अदब पलाठी मुंह पर आंगળી। आई रिमेंबर माई स्कूल, जय हिंद स्कूल, मणिनगर, अहमदाबाद, स्टैंडर्ड 1, 2 एंड 3। इतना आघात है मेरे अंदर, अभी भी याद है, अदब पलाठी मुंह पर આંગળી। એટલે પેશાબ કરવા જવું હોય ને તો પણ જવાય નહીં। તો પહેલા ધોરણમાં મને પેશાબ થઈ ગયો, કારણ કે એમણે તો કહી દીધું કે ભાઈ અદબ પલાઠી મોં પર આંગળી, પતી ગયું। પણ એ દિવસોમાં તેડાગર બહેનો આવતા, ઘરેથી બચ્ચાને તેડી જાય, સ્કૂલ સુધી મૂકી જાય, પછી પાછા મૂકી જાય, એવી પ્રથા હતી। હવે તો રિક્ષાઓ દોડે છે, એટલે સદભાગ્યે પીરિયડ નિશાળ છૂટવાનો સમય, એટલે તેડાગર બેન બહાર હતા અને બહુ મધરલી હતા, એટલે બહુ વાલથી એને કહ્યું કે કંઈ વાંધો નહીં બેટા, એવું થઈ જાય। ટીચરે મને ધમકાઈ નાખ્યો હતો। એ તેડાગર બેનને ખબર નથી, બહુ વખત પછી મેં કહ્યું ત્યારે હું સમજણો થયો। મિત્રો, આજે હું આ તમને કહી શકું છું ને એટલા માટે હું તમને કહી રહ્યો છું કે કેટલાય ભંગાર ટીચરો હશે જેમને બાળકની અંદર પહેલા ધોરણની શું ઉંમર હોય છે, રાઈટ? એને શું ઘરે ખાધું છે, પીધું છે, કેટલું પ્રવાહી ગયું છે, કશી જ ખબર નથી। તો કઈ રીતે તમે બાળકને એમ કહી શકો કે ભાઈ તો અદબ પલાઠી મોં પર આંગળી ચોંટી જા? એટલે મેં તો જ્યારે હું એસજીપીનો ડાયરેક્ટર થયો ત્યારે મેં લાઇબ્રેરીમાં બીન બેગ મુકાવ્યા, ગાડલા મુકાવ્યા કે ભાઈ છોકરાને વાંચવું છે ને, એવું કોણે કીધું ખુરશી ઉપર ને ટેબલ ઉપર જ વંચાય? ખુરશી ટેબલ વાંચે છે કે માણસ વાંચે છે? તો માણસને જેવું કમ્ફર્ટમાં વાંચવું ગમે, ગાડલા ઉપર વાંચવું પડે તો ગાડલામાં, બીન બેગમાં વાંચવું ગમે તો બીન બેગમાં મૂકો, ઓશિકા, તકિયા, મસ્તીથી બચ્ચાઓ વાંચવા દો। અને ખૂબ બધા બાળકો વાંચતા થઈ ગયા, કારણ કે હવે એમની પર પાબંદી નહોતી। ઘણી શાળાઓમાં આજે પણ લાઇબ્રેરીનો પીરિયડ હોય। અરે લાઇબ્રેરીનો તો કંઈ પીરિયડ હોતા હશે? છોકરાને મન થાય વિજ્ઞાનનો પીરિયડ છોડીને લાઇબ્રેરીમાં જાય તો ડૉક્ટર સીવી રામન થાય। વિજ્ઞાન વખતે વિજ્ઞાન ભણે તો થોડા વિજ્ઞાની થાય, એને રસ પડે, ક્યુરિયોસિટી થાય તો ફરક પડે। આજે અર્ચે મને બહુ સમયસર સૂચના મોકલી 6:30 વાગે કે જુપિટર અને સેટર્નની યુતિ છે, હવે 800 વર્ષ પછી ફરી થશે, તમે જોઈ? એટલે મેં ફોન મૂકીને તરત પહેલા જોઈ આવે, મારા પત્નીને બોલાવ્યા, મારા પિતાજીને બોલાવ્યા, અમે જોઈ યુતિ। પછી હું નાસાની સાઇટ ઉપર ગયો, પિક્ચર્સ જોયા, યુતિ એક્ઝેક્ટલી કેવી રીતે થાય છે એ થોડું સમજ્યું। પછી મેં અર્ચને લખ્યું કે 800 વર્ષ પછી, એટલે હવે 10મા જન્મે મેળ પડશે, 80 વર્ષ જીવીએ એવું માનીને ચાલીએ। તો આજે જોઈ તો અને માણસ હઈશું તો જ ખબર પડશે, નહીં તો હું આ ગધેડા કૂતરાને તો શું તારામાં યુતિ થાય છે કે ગ્રહોમાં યુતિ થાય તો શું ફેર પડે? કેટલાય જોઈ યુતિ, ના જોયું તો હવે નહીં જોઈ શકો, એ તો ખાલી સૂર્યાસ્ત પછી 1 કલાક જ ઉપલબ્ધ હતું। હવે ફોટામાં જુઓ, કાં પછી મારી સાથે જન્મ ધારણ કરો 800 વર્ષ પછી, ત્યારે જોજો। તો મિત્રો, આજનું હોમવર્ક, બધા પોતાની ઇમોશનો પરમ દિવસનો એપિસોડ થાય ત્યાં સુધી જોતા રહેશે 2 કેટેગરીમાં। કેટેગરી નંબર 1, આમાંથી પ્રાણી રિલેટેડ મારી રેપ્ટેલિયન, મેમેલિયન, પ્રાણી રિલેટેડ ઇમોશન કેટલી આવી અને એ ઇમોશનને મેં કઈ રીતે એક્સપ્રેસ કરી। જો જે થઈ રહ્યું છે રાતોરાત સુધારવાનું નથી, એટલે રોકવાની જરૂર નથી, હોશમાં આવવાની જરૂર છે, રાઈટ? કશું હસવું રોકવાની જરૂર નથી, રડવું રોકવાની જરૂર નથી। મને રડવું આવી રહ્યું છે અને રડો, એટલે જોવાનું છે। જોશો તો પકડમાં આવશે, પકડમાં આવશે તો બીજી વાર પકડી શકાશે કે આ હતું ના એની સાથે હતું। હવે જો તમને ખબર પડી ગઈ કે પ્રાઉડની સાથે સક્સેસ બી જોડાયું છે, તો હવે આપણે શું કરીએ? કોન્ફિડન્સલી એક્સપ્રેસ કરતા આવીશું, આપણે અભિમાની ના લાગીએ, સમજાય? જે લોકો શરૂઆતના
એ લોકોને મેં એક સ્ટેટમેન્ટ કહ્યું હતું, જો યાદ હોય તો, કે આ સંસારમાં મારા જેવું બીજું કોઈ નથી અને તમારા જેવું પણ બીજું કોઈ નથી. આ બીજું સ્ટેટમેન્ટ ક્યાંથી આવ્યું? ખબર પડી ગઈ કે મારું પહેલું સ્ટેટમેન્ટ કોન્ફિડન્સનું છે, પણ સામેવાળાને તો ગર્વ લાગશે કે ભાઈ મારા જેવું કોઈ નથી, ભાઈ તમારે જેવું બી કોઈ નથી. અને ત્રીજું સ્ટેટમેન્ટ, પૃથ્વી પર દરેક માણસ યુનિક છે. આવી નાનકડી ખબર પડવાથી આખું કોમ્યુનિકેશન ઓલ્ટર થઈ જશે. હવે એવું લાગે છે મૃગેશભાઈ કે જે બે ચકરડા મેં બતાડ્યા એ દરેક ઇમોશન ઉપર કામ કરવાનું હોય તો આ એપિસોડો કેટલા ચાલે? દરેકનું ડિટેલમાં કામ કરવાનું હોય એટલે સિઝન 1 ને સિઝન 2 કહેતો હોઉં છું કે એક શૃંખલા 10 ઇમોશનની પૂરી થઈ જાય પછી આપણે દરેકને બહુ ડિટેલમાં યાત્રા કરી શકીશું, અથવા પેરેલલ કોઈ પ્રોગ્રામ ચલાવીશું. તમે મારી સાથે વયા, હસ્યા, સ્થિર થઈ ગયા, ક્યારેક એકદમ સોલિડ યંત્ર જેવા થઈ ગયા અને ક્યારેક ખુશ રહ્યા. ધન્યવાદ, નમસ્કાર, જય હિન્દ.